किसी को यकीन नहीं हुआ होगा कि सेना से रिटायर हुआ एक डॉक्टर अपनी ही पत्नी की इतनी बेरहमी से हत्या कर सकता है। उसे न सिर्फ उसकी हत्या की बल्कि उसे 300 टुकड़ों में काट डाला। पड़ताल करने वाले पुलिस अधिकारियों की भी घटना को जानकर होश उड़ गए। और हां, आप यकीन मानिए, जब आप कातिल और कत्ल की वजह के बारे में जानेंगे तो आपके लिए यह किसी झटके से कम नहीं होगा। और हां, इस कत्ल में जिस हथियार को काम में लिया गया उसे आप जानकर चौंक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में नयापल्ली नाम की जगह है। यहीं एक बड़े बंगले में इंडियन आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सोमनाथ परिदा अपनी पत्नी उषा संबल के साथ रहा करते थे। सोमनाथ परिदा ने 1970 में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी, जबकि वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए। 1992 में आर्मी से रिटायर हुए थे और आर्मी में वो बतौर डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे थे। डॉक्टर सोमनाथ परिदा की गिनती आर्मी के बेस्ट सर्जन में की जाती थी। आर्मी से रिटायरमेंट के बाद इन्होंने लंबे समय तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के लिए भी काम किया था। जब ये भुवनेश्वर में रहने लगे तो इन्होंने अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर लिया। डॉक्टर सोमनाथ परिदा और उनकी पत्नी उषा संबल के 2 बच्चे थे। बेटा डॉक्टर बनने के बाद अमेरिका में सेटल हो गया, जबकि बेटी दुबई में सेटल हो गई थी, दुबई में जाकर रहने लगी थी। दोनों बच्चे दूर रहते थे मगर फोन पर जरूर बात होती रहती थी। बच्चों की बात ज्यादातर अपनी माँ से ही होती थी, क्योंकि सोमनाथ परिदा कुछ अलग मिजाज के थे। उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। इस कारण उनकी किसी से भी ज्यादा बनती नहीं थी। यहां तक कि अपने बच्चों से भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। सामाजिक रूप से भी वो खुद को अलग थलग रखते थे। कहने को उनका एक बड़ा सा विला था मगर उसमें उन दोनों के अलावा कोई नहीं रहता था। पति पत्नी केवल वो 2 लोग उस विला में रहा करते थे, क्योंकि दोनों बच्चे बाहर थे, अमेरिका में और दुबई में। उनके यहाँ रिश्तेदारों का आना जाना भी काफी कम होता चला गया था, धीरे धीरे कम आने लगे थे। कुछ लोग तो सोमनाथ परिदा के बड़े से बंगले को भूतिया घर भी कहते थे, क्योंकि उसको जिस तरह से वो देखा करते थे, उनकी लाइफ स्टाइल को देखा करते थे, लगता था कि कोई भूतिया घर है। रूटीन की अगर बात की जाए तो उनका जो रूटीन था, सोमनाथ परिदा शाम के करीब 6 बजे सो जाया करते थे और सुबह 3 बजे उठ जाते थे। बहुत जल्दी उठा करते थे और सोने का समय भी देखो रात शाम को 6 बजे। खैर यूं ही समय कट रहा था और अब साल आ गया 2013। सोमनाथ परिदा के दोनों बच्चे हफ्ते में 1-2 बार अपनी मां को फोन कर लिया करते थे। हमेशा की तरह जब जून महीने में अमेरिका में रह रहा बेटा अपनी मां को फोन करता है तो मोबाइल स्विच ऑफ आता है। वह सोचता है कि मां शायद कहीं बिजी होगी, इसलिए वो थोड़ी देर बाद फिर से फोन करता है, मगर मोबाइल अब भी स्विच ऑफ ही आता है। अगले दिन वह फिर से मां के नंबर पर फोन करता है, मगर मोबाइल स्विच ऑफ, बात नहीं हो पाती। ऐसे में अब बेटे को चिंता होने लगती है और वो अपने पिता को फोन करता है। जब वो पिता से मां के मोबाइल के स्विच ऑफ होने के बारे में पूछता है तो सोमनाथ परिदा कहता है कि तुम्हारी मां कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी के पास दुबई चली गई, तुम्हारी बहन के पास, इस कारण उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा होगा। इतना सुनने के बाद वो दुबई में रह रही अपनी बहन के पास फोन करता है मां का हाल जानने के लिए। उसको लगता है कि हो सकता है दुबई उसकी मां चली गई हो, उसको नहीं पता हो, तो वो अपनी बहन को फोन लगा लेता है। इस पर बहन कहती है कि मां तो दुबई में मेरे पास आई ही नहीं, मेरे पास नहीं है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से तो मां से हमारी कोई बात ही नहीं हुई है। अब बेटा एक बार फिर से अपने पिता के पास फोन करता है और कहता है कि आप झूठ बोल रहे हो, मां तो दुबई में नहीं है। इस बार सोमनाथ परिदा अपने बेटे पर ही चिल्लाने लगते हैं और फोन काट देते हैं। उसके बाद उनका बेटा कई बार फोन करता है मगर सोमनाथ परिदा फोन नहीं उठाते। अब थक कर बेटा भुवनेश्वर में रह रहे अपने मामा के पास यानी सोमनाथ परिदा की पत्नी उषा समल के भाई रंजन समल के पास फोन करता है।
और उससे कहता है कि आप घर पर जाकर एक बार देखिए माँ घर पर है या नहीं है तो कहां पर गई है, क्योंकि पिताजी कह रहे हैं कि वह दुबई में है, जबकि बहन ने बताया कि माँ तो दुबई आई ही नहीं है। दुबई उससे आकर के मिलना तो छोड़िए, फोन पर बात ही नहीं हुई। इतना सुनने के बाद रंजन समल अपनी एक अन्य बहन, दूसरी जो एक बहन है, उसको लेकर के सोमनाथ परिदा के घर पर जाता है। वह दरवाजे पर काफी देर तक नोक करता है मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जब ये लोग दरवाजे को नोक करना जारी रखते हैं, लगातार दरवाजे को बजाते रहते हैं, तो काफी देर बाद में दरवाजे की जगह पास में एक छोटी सी खिड़की खुलती है, जहां से सोमनाथ परिदा इन दोनों से बात करता है। उषा के बारे में पूछे जाने पर सोमनाथ परिदा कहता है कि वह तो अपनी बेटी के पास दुबई गई है। इस पर रंजन अपने जीजा सोमनाथ परिदा से कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो दुबई नहीं गई, आप पहले दरवाजा खोलिए फिर अब आगे की बात करेंगे। इतना सुनते ही सोमनाथ परिदा उन लोगों पर चिल्लाने लगता है और खिड़की भी बंद करके अंदर बैठ जाता है। इसके बाद वह बाहर खड़े जो लोग हैं वो काफी देर तक दरवाजे को पीटते रहते हैं, बजाते रहते हैं, नॉक करते रहते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अब रंजन किसी तरह एक खिड़की तक पहुंच जाता है और अंदर देखने की कोशिश करता है। दूसरी एक खिड़की होती है, उसके पास में जाकर के ऊपर चढ़ करके देखने की कोशिश करता है, तो खिड़की पर खड़े होते ही उसे कुछ दुर्गंध, कुछ बदबू सी आने लगती है। अब रंजन को समझ आने लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। इतना सब कुछ होते ही बिना समय गंवाए पास के ही नयापल्ली पुलिस स्टेशन वह भाग करके जाता है और पुलिस वालों को उषा के गायब होने तथा सोमनाथ परिदा की हरकतों के बारे में बताता है कि कुछ संदिग्ध है। पुलिस उसकी बात सुनते ही तुरंत सोमनाथ के घर पहुंचती है और वो भी दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वालों के लाख कहने के बावजूद सोमनाथ परिदा दरवाजा नहीं खोलता। पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर सोमनाथ परिदा बड़े ही शांति के साथ एक जगह पर बैठा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि रंजन ने खिड़की के अंदर से जब झांकने की कोशिश की तो उसे कुछ दुर्गंध महसूस हुई थी, कुछ बदबू आई थी। इसलिए पुलिस वाले ये समझने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर ये दुर्गंध कहां से आ रही है। इसलिए वह घर के हर कोने की तलाशी लेने में लग जाते हैं। तलाशी लेते हुए जब एक बंद कमरे में वह जाते हैं तो वहां उन्हें दो बड़े बक्से दिखाई देते हैं। ये वही बक्से थे जिसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी में रहते हुए सोमनाथ परिदा किया करता था। पहले पुलिस वालों को लगता है कि सोमनाथ परिदा ने इन बक्सों में आर्मी से जुड़ी अपनी कुछ यादों को सहज कर रखा होगा। अमूमन ऐसा होता है, आर्मी परिवारों के घर में देखा जाता है, जब रिटायर हो जाता है आर्मी मैन तो उसके घर में कुछ बक्से रहते हैं जिसमें कुछ यादगार चीजें रहती है। मगर जब पुलिस वाले उसे खोलते हैं तो देखते हैं कि सामान नहीं है उसके अंदर, उसमें टिफिन बॉक्स रखे हुए हैं, और एक टिफिन बॉक्स नहीं, पूरा बक्सा टिफिन से भरा हुआ। उसके बाद दूसरा बक्सा खोलते हैं, उसमें भी टिफिन बॉक्स। अचानक पुलिस वालों को शक होने लगता है कि ये क्या, दोनों बक्से और दोनों में टिफिन बॉक्स और कुछ नहीं। दोनों बक्सों के मिलाकर अगर देखा जाए तो उसमें 22 स्टील के टिफिन रखे हुए थे दोनों बक्सों के अंदर। इतनी अधिक संख्या में टिफिन देखकर पुलिस चौंक जाती है। टिफिन के बारे में पूछे जाने पर सोमनाथ परिदा कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद तत्काल ही एक टिफिन को पुलिस खोलकर देखती है। टिफिन जैसे ही खुलता है मानो सबके होश उड़ जाते हैं। टिफिन में मांस के छोटे छोटे टुकड़े करके रखे हुए थे। एक के बाद एक सभी 22 टिफिन को खोला गया। पता चला कि सभी टिफिन में मांस के टुकड़े भरे हुए हैं। पहली नजर में पता चल जाता है कि वह इंसानी मांस के टुकड़े हैं। इन टुकड़ों को बड़ी सफाई के साथ काटा गया था। पुलिस सारा माजरा समझ जाती है और सोमनाथ से बात करती है तो वह बताना शुरू कर देता है। सोमनाथ परिदा कहता है कि ये टुकड़े उनकी पत्नी उषा के ही हैं। दरअसल उसकी पत्नी साईं बाबा की भक्त थी, जैसा वो कहता है। अचानक उसने बताया कि एक दिन उषा ने अपना सर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया और उसने इतनी देर तक अपना सर पटका कि उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने मुझसे कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार शिरडी में करना। उषा की इच्छा के अनुसार ऐसे ही शिरडी ले जाना उसके लिए संभव नहीं था। ये बात वो कह रहा था सोमनाथ। इसलिए उसने लाश के टुकड़े कर दिए और टिफिन में बंद कर दिए ताकि एक एक करके उन टिफिन को शिरडी ले जाऊं और वहां उषा का अंतिम संस्कार किया जा सके।
ये दावा अपने आप में बड़ा अजीब था। आपको भी सुनकर लगा होगा कि कौन ऐसे कर सकता है, कि आखिर कोई कैसे ही खुद अपना सर पटक पटक कर मर सकता है। और पुलिस वाले जब ये इन बातों को सुना पुलिस वालों ने, तो उनको भी हजम नहीं हुई। उन्होंने सख्ती के साथ सोमनाथ परिदा से पूछताछ करना शुरू कर दिया। उधर जब उन टुकड़ों की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि उन टुकड़ों में सर वाला हिस्सा शामिल नहीं है, यानी कि धड़ के नीचे के जो हिस्से हैं उन्हीं के टुकड़े किए गए थे। इसलिए अब सर की तलाश शुरू हो गई और ये खोज घर के अंदर बड़े से टेबल के ऊपर जाकर खत्म भी हो गई, क्योंकि सोमनाथ परिदा ने उषा का सर काटकर होल के बीचों बीच रखे बड़े से टेबल पर अच्छे से सजा कर रख दिया, लेकिन उसे ढक दिया था कि किसी को पता ना चले। सर काफी हद तक सड़ चुका था, यहां तक कि सर की स्किन और बाल भी अलग हो गए थे। बदबू काफी कम थी, क्योंकि बदबू छुपाने के लिए सोमनाथ ने कुछ खास केमिकल का इस्तेमाल किया था। कटे हुए सर को टेबल पर रखने की वजह जब पुलिस वालों ने सोमनाथ परिदा से पूछी तो उसने जो दावा किया वो बेहद ही हैरान करने वाला था। सोमनाथ कहते हैं कि वह हर रोज कई घंटे उस टेबल के सामने बैठकर अपनी पत्नी उषा की कटी सर से बातें किया करता था। भले ही सोमनाथ परिदा ने आत्महत्या वाली कहानी पुलिस को बताई थी, मगर पुलिस इस कहानी पर यकीन नहीं करती है और मामले की तह तक जाने के लिए अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए पूरे घर में बारीकी से सर्च करना शुरू कर देती है, क्योंकि पुलिस को लग नहीं रहा था कि यह कहानी वही है जो परिदा बता रहा है। साथ ही सोमनाथ परिदा ने भी सख्ती से जब पूछताछ उससे की गई, उसने उषा की जो आत्महत्या की जो पूरी कहानी बताई गई थी उसके आगे का जो सच निकल कर आता है तो उसमें वह कहता है कि किसी बात को लेकर वह सोमनाथ से नाराज थी। 3 जून 2013 को सोमनाथ परिदा और उषा में लड़ाई हुई थी। इसी लड़ाई के दौरान सोमनाथ ने अपने पास में मौजूद स्टील के टॉर्च से उसके पत्नी के सिर पर जोरदार वार किया था। यह वार इतना जोरदार था कि उषा वहीं पर गिर गई और बेहोश हो गई। पत्नी के बेहोश होने के बावजूद सोमनाथ परिदा उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि उषा की जान लेकर ही सोमनाथ अपना गुस्सा खत्म कर पाया। सोमनाथ का कहना था कि मरने के बाद लाश को छुपाना उसके लिए बड़ी चुनौती था। पहले तो उसने एक कमरे में लाश को रखकर कमरा बंद कर दिया और अगले दिन जब नौकरानी काम करने आई तो उसे तुरंत ही नौकरी से निकालकर फिर कभी ना आने के लिए उसे कह दिया। इसके बाद अगले दिन उसने लाश के कुछ टुकड़े किए और उन्हें टिफिन में भर दिया। इस तरह वो हर रोज नई दुकान पर जाता ताकि किसी को शक ना हो, रोज टिफिन खरीद कर लाता और उसी हिसाब से लाश के टुकड़े कर करके टिफिन में रख देता, फिर उनको बड़े से बक्से में रख देता, वही बक्से जो कि आर्मी के समय वो काम लिया करता था। सोमनाथ परिदा ऐसा तब तक करता रहा जब तक कि उषा पूरी तरह से टुकड़ों में बट नहीं गई। सिर्फ उसका सर बचा था जिसको उसने ले जाकर के टेबल पे रख दिया। लाश की बदबू बाहर ना फैले इसलिए सोमनाथ परिदा मार्केट से बड़ी मात्रा में बदबू छुपाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल भी खरीद कर लाया। इसके अलावा वो घर में फिनाइल का भी छिड़काव करता रहता था ताकि बदबू बाहर ना जाए। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि सोमनाथ परिदा एक जाने माने सर्जन थे, इसलिए उन्हें ह्यूमन एटोनॉमी के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी थी। इस कारण उन्होंने लाश के टुकड़े करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और उसने लाश के टुकड़े करने के लिए कोई बड़ी आरी काम में नहीं ली थी, कोई बड़ा हथियार काम में नहीं लिया था। यह चौंकाने वाली बात होगी कि उसने ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली कैंची छुरी को ही अपना हथियार बना लिया और पत्नी उषा के 300 टुकड़े उन्हीं से कर दिए। अब मोटिव क्या था, यह सबसे बड़ी बात थी कि क्या वजह थी जिसकी वजह से यह हत्या की गई थी। क्यों आखिर उसने इस बेरहमी के साथ अपनी पत्नी को मार दिया और उसके बाद शव के इतने टुकड़े कर दिए। अब पुलिस हत्या के कारण का पता लगाने में जुट गई और जांच पड़ताल के दौरान खुलासा होता है कि सोमनाथ परिदा की पत्नी उषा को शक था कि सोमनाथ का अफेयर उसके ही क्लिनिक में काम करने वाली एक लड़की के साथ चल रहा है। इस बात को लेकर अक्सर सोमनाथ परिदा और उषा के बीच में लड़ाइयां होती थी और 3 जून 2013 को इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हुई थी और बात इतनी बढ़ गई कि सोमनाथ परिदा ने उषा के सर पर पास ही रखे स्टील टॉर्च से हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। सोमनाथ परिदा के इस खुलासे के बाद 22 जून 2013 को उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।
हत्या तथा सबूत मिटाने की धाराओं के तहत सोमनाथ परिदा पर मामले दर्ज किए गए और केस की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में शुरू हुई। सुनवाई के दौरान सोमनाथ का बेटा और बेटी भी अमेरिका और दुबई से वापस आ गए तथा अपने पिता के खिलाफ ही जाकर कोर्ट में गवाही दी, क्योंकि उनकी मां की हत्या हुई थी। बेटा और बेटी द्वारा दी गई गवाही और पुलिस की ओर से जुटाए गए साक्ष्यों से साफ हो गया कि सोमनाथ परिदा ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है और फिर उसकी बॉडी को 300 टुकड़ों में काटकर टिफिन में रख दिया। इस तरह उषा की हत्या का दोषी करार देते हुए अदालत ने सोमनाथ परिदा को 25 फरवरी 2020 को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उसे 50,000 रुपए का उस पर फाइन भी लगाया। फिलहाल सोमनाथ परिदा की उम्र 80 साल है और वो भुवनेश्वर के पास मौजूद झारपड़ा जेल में अपने सनक की सजा काट रहा है। पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान एक खुलासा और भी हुआ कि वो रात में अक्सर अपनी पत्नी के शव के टुकड़े किया करता था, जबकि दिन भर क्लिनिक में बिजी रहता था, व्यस्त रहता था और क्लिनिक में बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया करता था, जैसे कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि पत्नी की हत्या के बाद में उसने क्लिनिक में बड़ी धूमधाम से अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। क्या कोई इंसान इसे कर सकता है? दोस्तों, आप बस कमेंट में इतना सा जरूर बताना कि ऐसे सनकी इंसान को कैसी सजा मिलनी चाहिए। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही और सच्ची कहानी आपके साथ अगले वीडियो में लेकर मैं आऊंगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन अगला वीडियो आपको मिल सके इसके लिए जरूरी है कि जाते जाते क्राइम चौक को सब्सक्राइब या फॉलो भी कर लेना। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।